Hello dear students, today we will start our next topic catalysis in surface chemistry. कैटलिस्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है 10th क्लास में 11th में. कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. चेंजेस ला सकते हैं बट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, और जो है वो कंज्यूम्ड नहीं होते इसके अंदर, उसके अंदर ऐड होके अलग हो जाते हैं, कंज्यूम्ड नहीं होते उसके अंदर, और अल्टर करते हैं. अल्टर का मतलब क्या? इंक्रीज भी करेंगे, डिक्रीज भी करेंगे. ठीक है, आप देखिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फिर हम? कैटालिसिस. अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस alters the rate of reaction without itself getting consumed in the reaction. रिएक्शन में बिना कंज्यूम्ड हुए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अल्टर, मतलब चेंज लाते हैं उसके अंदर, इंक्रीज या डिक्रीज. नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो ध्यान से, वही है इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन. ना तो इसके मास में कोई चेंज आएगा क्योंकि ये ऐड होके हट जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा. कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा और कोई मास में भी चेंज नहीं आएगा. सेकंड वन, इट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसने क्या करना है? सिर्फ चेंज लाना है, ऑल्टर करना है उसे, इंक्रीज और डिक्रीज. कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. बहुत कम अमाउंट में हमें इसकी जरूरत होती है. नेक्स्ट वन, इट कैन ओनली अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बट कांट इनिशिएट. शुरू नहीं कर सकता रिएक्शन को, चेंज ला सकता है उसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए देयर इज अ डेफिनेट टेम्परेचर. एक डेफिनेट टेम्परेचर पर उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कैटलिस्ट की मैक्सिमम. एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम. नेक्स्ट, a catalyst can increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. तो ये आपका प्रोसेस था कैटालिसिस. इसमें आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा और ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस सारे इसमें ध्यान से देखिए, इसमें यही चीज पढ़ी आपने. कैटलिस्ट जो है अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, उसको इनिशिएट नहीं करेगा. अपने अंदर मास में और केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं लाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाएगा, और एक डेफिनेट टेम्परेचर पर इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और थोड़े अमाउंट में जरूरत होती है इसकी, और ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोमोटर्स. जैसे आप किसी क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होता है? यू आर प्रोमोटेड टू क्लास नेक्स्ट. जैसे 11 से 12 में प्रोमोट, क्योंकि आपने वो मार्क्स स्कोर किए, वो कंडीशन क्लियर की है, अपने स्कोर को इंक्रीज किया है. अगर आप मिनिमम कंडीशन से नीचे हो तो क्या आप उसमें प्रमोट हो सकते हैं? नहीं. ऐसे इसमें क्या है? सब्सटेंसेस जो इंक्रीज करेंगे कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, दे आर नोन एज प्रोमोटर्स. समझ में आ रही है? जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्रोमोटर्स. जैसे आपने एक बॉर्न हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा. बॉर्न हैबर प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया. ये होता है बोन हैबर्स प्रोसेस. किसकी प्रिपरेशन के लिए होता है? अमोनिया की, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसे बैलेंस कीजिए, हो गया बैलेंस. अब इसमें ध्यान से देखो, हम इसमें क्या ऐड करते हैं? मॉलिब्डेनम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन. मॉलिब्डेनम इसमें कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ प्रोमोटर. वो प्रमोट कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है. लेकिन आयरन कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट. आयरन एज अ कैटलिस्ट है बॉर्न हैबर प्रोसेस में, और मॉलिब्डेनम उसकी क्या कर रहा है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, दैट मीन्स प्रोमोटर. तो मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर एंड आयरन एज अ कैटलिस्ट इन बॉर्न हैबर्स प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सिमिलरली दिस वन, थोड़ा सा चेंज देखो. कैटालिटिक पॉइजन, ये था प्रमोटर, ये क्या है? पॉइजन. ये इनहिबिटर्स हैं, ये रोकेंगे. सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेस, उसमें क्या था? इंक्रीजेस, तो इसमें क्या है? डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट आर नॉन एज कैटालिटिक पॉइजन्स. क्या कहते हैं उसको? कैटालिटिक पॉइजन्स.
वो सब्सटेंसेस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज, आर नॉन एज कैटालिटिक पॉइजन्स। अब इसमें कैसे बताएंगे, एग्जाम्पल देखिए इसका। एक होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट? पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या होता है? पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। पैलेडियम कैसे एक्ट करता है? एज अ कैटलिस्ट, और बेरियम सल्फेट एज वर्क एज कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। ये इसकी एक्टिविटी को कम करेगा, तो ये क्या है? कैटालिटिक पॉइजन। तो आपने इसमें दो पढ़े, प्रोमोटर्स और पॉइजन्स। जो इंक्रीज करेंगे वो प्रोमोटर, जो डिक्रीज करेंगे वो क्या होंगे? पॉइजन्स। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? मॉलिब्डेनम प्रोमोटर, आयरन कैटलिस्ट। इसका क्या एग्जाम्पल था? पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम क्या होगा? कैटलिस्ट। बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? कैटालिटिक पॉइजन। नेक्स्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में 2 हैं, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी अभी आपने पहले भी पढ़ा, वही की वही चीज है, थोड़ा सा चेंज है। द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट तक केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। केमिसॉर्प्शन आप पढ़ चुके हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। The adsorption should be reasonably strong, strong होना चाहिए, but not so strong, इतना strong भी नहीं that they become immobile, कि वो मूव ही ना कर सके। मोबाइल मतलब मूव करे, इमोबाइल मूव ना कर सके। and no space is available, कोई और रिएक्टेंट आके वहां पर एड्सॉर्ब ना हो जाए। and no space is available for other reactant to get adsorbed। तो ये चीज क्या थी? उसकी एक्टिविटी। तो उसकी एक्टिविटी आपकी किस पे डिपेंड करती है? लार्ज एक्सटेंट तक केमिसॉर्प्शन पर। केमिसॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन हुआ है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं दे बिकम इमोबाइल, क्यों इमोबाइल हो सके। एंड नो स्पेस इज अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स वहां पर आके, उनके लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए कि और रिएक्टेंट वहां पर आके एड्सॉर्ब हो सके। सेकेंड हमारा फीचर क्या है इसमें कैटलिस्ट का? सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, रिएक्टेंट्स वही है, कैटलिस्ट सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट बदल जाते हैं। द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन। एबल है वो रिएक्शन को डायरेक्ट करने के, कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे। अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे हम कैटलिस्ट लेंगे जब रिएक्टेंट सेम होंगे। एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। अब देखो कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्रोडक्ट बनता है इसमें मीथेन एंड वाटर। अब यही रिएक्टेंट हो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ ZnO या Cr2O3, कॉपर विद ZnO और Cr2O3, देन मीथेनॉल। क्या प्रोडक्ट बनेगा? मीथेनॉल। 1 मोल। अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर दें, देखो ध्यान से, इसके अंदर सिर्फ कॉपर डाल दें, वही कैटलिस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? मीथेनॉल। और क्या नेम है इसका दूसरा? फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से देखो बेटा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा आपका ये। सेलेक्टिविटी, कोई कैटलिस्ट सेलेक्ट किया, इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? निकल। इसमें कौन सा है? कॉपर विद ZnO एंड Cr2O3, इन दिस ओनली कॉपर। The selectivity of catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग रिएक्टेंट, आपने कैटलिस्ट बदल दिए, प्रोडक्ट बदल गए, रिएक्टेंट्स वही थे। एग्जाम्पल H2 एंड CO यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, अलग अलग कैटलिस्ट। निकल लिया तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? मीथेन एंड वाटर। अगर आपने रिएक्टेंट ले लिया, CO एंड H2 ही है, कैटलिस्ट कौन सा लिए? कॉपर विद ZnO एंड Cr2O3, क्या बन रहा है? मीथेनॉल। CO और H2 ही है रिएक्टेंट, कैटलिस्ट क्या लिया? कॉपर, तो क्या बन रहा है? मीथेनॉल।
Thank you students. You will see all videos. If you have a doubt, you can write in doubt session. Thank you students. Have a nice day.